जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो री एग्जाम के लिए रसायन विज्ञान के मैराथन की क्लास, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। पहले क्वेश्चन बन सकता है परमाणु स्ट्रक्चर से, यानी कि परमाणु संरचना से। परमाणु संरचना से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये बोला परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में क्या रहेंगे भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिससे कक्षा का निर्माण होता है। जो कक्षा होती है के, एल, एम, एन। जो पहली कक्षा होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कुल कक्षाएं कितनी होती हैं? कुल कक्षाएं होती हैं कितनी? कुल कक्षाएं होती हैं 7। पूछिए कुल कक्षाएं कितनी होती हैं? कक्षाएं मतलब सेल। कुल सेल कितनी होती है, यानी कुल कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। बोला जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो बोलेंगे आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। बोले हाइड्रोजन परिवार में, जो हाइड्रोजन परिवार होता है जिसे हम कहते हैं वर्ग 7a, तो हाइड्रोजन परिवार के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 7। देखिए कुल कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। आवर्त कितने होते हैं? 7। हाइड्रोजन परिवार के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बोला जाए उपधातुओं की संख्या कितनी है, उपधातु कितने होते हैं, तो आप बोल सकते हैं उपधातु भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ से 7 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बोरबरी ने फार्मूला दिया है 2n²। एक फार्मूला दिया है, इसका नाम है 2n²। n क्या है? कक्षा। n का मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। इस तरह 7 कक्षाएं होती हैं। इनका जो फार्मूला होता है 2n², 4 कक्षाओं तक लागू होता है। ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो परमाणु का नाभिक होता है अस्थायी होता है। परमाणु का नाभिक जो है अस्थायी है। परमाणु का नाभिक धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है? परमाणु का नाभिक क्या होता है? धन आवेशित है, क्योंकि परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इसलिए बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक का विनाश हो जाएगा। रदरफोर्ड की कमियां हैं। रदरफोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण कमियां थी इलेक्ट्रॉन का नाभिक पे बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षाओं में गिर न जाना। अगर इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ अगर परमाणु के नाभिक में गिर जाता है तो नाभिक का विनाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? हम जानते हैं परमाणु के अस्थायी मूल घटक कौन है। अगर पूछा जाए परमाणु के अस्थायी मूल घटक कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु के अस्थायी मूल घटक, परमाणु के अस्थायी मूल घटक, परमाणु के अस्थायी मूल घटक कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं भैया इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यह हो गया प्रोटॉन है, ठीक, और कौन है? न्यूट्रॉन है। यह क्या है? परमाणु के मूल घटक, अस्थायी मूल घटक है। अगर पूछा जाए कि अस्थायी मूल घटक क्या होते हैं, अस्थायी मूल घटक कौन है, पूछा जाए अस्थायी मूल घटक कौन है, तो आप बोलेंगे अस्थायी मूल घटक कौन है? अस्थायी मूल घटक कौन से हैं, तो आप बोलेंगे पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है? एक प्रकार का एंटी कण है। अस्थायी मूल घटक है। ये सब एंटी कण में आते हैं, ये सब आते हैं एंटी कण हैं, हमारे एंटी कण हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पूछा जाएगा मेसान, मेसान के खोजकर्ता कौन है, ठीक। और ये हो गया न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? अब देखिए पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, मेसान के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो एंट्री कण जो पॉजिट्रॉन है, इसके जो खोजकर्ता हैं एंडरसन है, इनका नाम एंडरसन है, जो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं। मेसान के खोजकर्ता जो हैं युकावा है, इनका नाम युकावा है। और एंटी न्यूट्रिनो जो खोजकर्ता उनका नाम पाउली है। इनका एक नियम भी दिया गया है, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है किसी भी परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, जो किसी भी क्वांटम संख्या का जो परमाणु का मान होता है, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, उनकी ऑर्बिटल के लिए किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। यदि यहाँ पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया गया था। जे थॉमसन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। और न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन है? चैडविक है। इनका नाम है चैडविक, जेम्स चैडविक है। जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन खोजकर्ता हैं। प्रोटॉन खोजकर्ता जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। और जे थॉमसन यानी थॉमसन भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, ठीक। थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया गया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और जो परमाणु के नाभिक का मॉडल दिया गया है रदरफोर्ड द्वारा दिया गया है। और इसको याद करने का तरीका है ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता है थॉमसन, प्रोटॉन खोजकर्ता रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन खोजकर्ता है चैडविक।
यदि पूछा जाए कि रदरफोर्ड हैं ये प्रोटॉन की खोज करता है, लेकिन कैनाल किरणों के संबंध पूछा जाए कि कैनाल किरणों के संबंध में प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे उस समय जो खोजकर्ता होंगे सबसे पहले जो खोज किए हैं इनका नाम गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है कैनाल किरणों के संबंध में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने किया था। और परमाणु के संबंध में रदरफोर्ड खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है, जिन्होंने धन आवेशित नाम दिया है प्रोटॉन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता तो हो गए हैं। पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई सोडियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा। लेकिन पूछा जाएगा न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या जो है 23 है और एटॉमिक नंबर कितने हैं, यानी प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं, घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 12। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमेशा चेंज होती रहती है, अगर मान लीजिए अभी बोल दी सोडियम +1 आवेश है, यह धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? परमाणु क्रमांक 11 है तो इसी प्रोटॉन तो 11 होंगे, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। 11 - 1 कर देंगे, प्लस आवेश लगा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। यहाँ पर प्लस आवेश नहीं था, यहाँ पर कौन सा आवेश हो गया? प्लस आवेश। जब प्लस आवेश हो गया तो इसमें निकाल देंगे, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चैप्टर धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी हमने एक परमाणु धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, यानी प्लस आवेश देते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, उन्हें अधातु कहते हैं। जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु धातु दोनों, उसे कहते हैं उपधातु कहते हैं। अभी देखते हैं जो हमारे कुल कितने 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें अगर हम धातु की बात करें, धातु कितने होंगे, अधातु कितने होंगे, ठीक, अधातु कितने होंगे और उपधातु कितने होंगे। तभी बताया गया था कि जो उपधातु हमारे हैं, उपधातु कितने हैं? 7 हैं। उपधातु कितने हैं? 7 हैं। और अधातु कितने हैं? 91 हैं। अधातु कितने हैं? ये हो जाएंगे 20 हैं। तो धातु हो गई 11, अधातु हो गए 20, उपधातु कितने हो गए? 7 हो गए। जैसे हमने एक परमाणु ले लिया है सोडियम। अभी सोडियम के बारे में क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए, सोडियम कैसा होता है, तो आप बोल दीजिए सोडियम बहुत ही मुलायम होता है। सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु में एक होता है NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसको बोलते हैं दाहक सोडा भी प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं दाहक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा भी कहा जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक, यानी कि साबुन बनाने में अपमार्जक में इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और साबुन बना, नहाने वाला जो कपड़ा साफ करने वाला साबुन होता है, उसमें प्रयोग करते हैं। पेट्रोल के शुद्धिकरण में, पेट्रोल को साफ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोल के शुद्धिकरण में हम प्रयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। रेशम को साफ करने के लिए, भी प्रयोग करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। एक होता है Na2CO3, इसको लगा दें 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं धामन सोडा। यह है धामन सोडा, यानी कपड़ा साफ करने वाला सोडा है। और पूछा जाए Na लगा दिया जाए, फिर H लगा दिया जाए, फिर बोला जाए CO3, यह लग गया बाई हो गया। ये 10H2O लगा दें तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है, केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी जो बेकरी में पाउरोटी बनाने में प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का, ये जो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा। एक होता है सोडियम थायोसल्फेट, यह कहलाता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एग्जाम पूछा जाएगा सोडियम थायोसल्फेट को कहाँ करते हैं, आप बताइएगा। फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। और फोटोग्राफी बात की जाए, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr,
AgBr का भी प्रयोग करते हैं कहाँ, फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग किया जाता है। एक होता है AgI, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। एक होता है AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए, अभी पूछा जाए कि NaCl ये क्या है, साधारण नमक है। ये साधारण नमक है, यानी समुद्री जल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा नमक है, यानी कि NaCl है। इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, यानी जो समुद्र का जल उसमें नमक निकाला जाता है लेकिन उसमें अशुद्धियाँ मिली थी, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और जो सोडियम धातु है ना, जो सोडियम धातु है, अगर इसको बात करें सोडियम परऑक्साइड का, Na2O2 का, यानी जहाँ की हवाएं बंद होती है, जैसे पनडुब्बी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ की हवाएं जो होती हैं शुद्ध नहीं हो पाती हैं, बंद रहती हैं। उन हवाओं को शुद्ध करने के लिए हम सोडियम परऑक्साइड के स्प्रे का प्रयोग करते हैं, सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो वातावरण की हवा को शुद्ध कर देता है, सोडियम परऑक्साइड कर देता है। अब देखिए, एक होता है H2O2, एक जानते हैं, नाम सुनोगे H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये देखिए हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो दांत के डॉक्टर दांत कान को साफ करने के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। एक होता है Mg, मैग्नीशियम जो होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम जो तराजू बनाते हैं, तराजू में मैग्नीलियम का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीलियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है तराजू बनाने में। ये जो मैग्नीशियम जो हरी धातुएं होती हैं ना, आप कह सकते हैं कि जो हमारी की मैग्नीशियम धातु कहाँ पाई जाती हैं, हरे पत्तों में जो होती हैं, जो हरे पत्ते होते हैं उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो हरे पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, हरे पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जो ये तराजू बनते हैं उसमें मैग्नीलियम मिश्र धातु का बनता है, आइए मैग्नीशियम उसमें मिला रहता है। आप कह सकते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, मैग्नीशियम सल्फेट, ये बोलते हैं MgSO4, इसको एप्सम लोड कहा जाता है। पूछा एप्सम लोड क्या है, तो आप बोल सकते हैं एप्सम लोड क्या है। बोले कि एप्सम लोड, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लोड कहा जाता है। मैग्नीशियम जो सल्फेट है उसको कहा जाता है एप्सम लोड कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैल्शियम से। अब देखिए कैल्शियम से क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, कैल्शियम धातु से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कैल्शियम धातु, कैल्शियम पर आवेश होता है कितना, +2 आवेश होते हैं कैल्शियम पर, कैल्शियम +2 आवेश होता है। कैल्शियम पर क्या करते हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है CaOCl2, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं भैया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी कि अगर कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर है, यह ब्लीचिंग पाउडर है। इसको बोलते हैं विरंजक चूड़, इसको बोलते हैं विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूड़ बोला जाता है। इसका केमिकल नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग कहाँ करते हैं, जल को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं और मैल को काटने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है CaOH का ट्वाइस, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अनबुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिट्टी के, अगर खेत में मिट्टी की क्षारकता ज़्यादा हो गई है, अगर मिट्टी की क्षारकता ज़्यादा हो गई है, मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अनबुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक होता है जिप्सम, CaSO4 है, CaSO4 है 2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है, ये जिप्सम है, ये सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगर सीमेंट में पानी मिला दिया जाए तो बहुत तेज जमने लगता है, अगर जिप्सम मिला है उसमें तो धीरे धीरे जमेगा। तो CaSO4 2H2 इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक ना। अब देखिए, अभी ½ H2O कर दिया जाए, CaSO4 है, अभी ½ H2O कर दिया जाए, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं प्लास्टर करने के लिए, और मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट यानी कि ½ H2O लगा देंगे, हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP। अगर पूछा जाए मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगर मिट्टी की अगर बात आइए, अगर उसमें मिट्टी की क्षारकता ज़्यादा है, ठीक, उसमें अगर मिट्टी में अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा है
अगर मिट्टी में क्षार की मात्रा ज़्यादा है, उसे अम्लीय बनाना है तो जिप्सम प्रयोग करेंगे। अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, उसे क्षारीय बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग करते हैं। 2 क्वेश्चन बनेगा। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगर मिट्टी में और जो खेत की मिट्टी है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उसे क्षारीय बनाना है तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। क्षारक उसकी जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी? उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। तो ठीक ना। अब बताइए, अगर मिट्टी में अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो जिप्सम प्रयोग कर देंगे तो क्षारकता उसकी दूर हो जाएगी। ये जो कैल्शियम है सबसे ज़्यादा, यानी जो दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का काम क्या हो भैया? हड्डियों के लिए, दांत के लिए है। जो 2 दांत हमारे मजबूत होते हैं, दांत का सबसे मजबूत भाग जो होता है एनामेल होता है। ठीक, एनामेल बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। ये दांत का जो ऊपरी भाग होता है ये एनामेल कहलाता है, जो मसूड़े होते हैं। ठीक, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट बना होता है। ये कैल्शियम फास्फेट बना होता है और जिसमें 80% लगभग में कैल्शियम फास्फेट ही होता है। तो दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है दांत के लिए, हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। एक क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि सोना से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सोना से, और सोना में क्या होता है? एक होता है इसकी कठोरता को प्रदान करने के लिए, इसको कठोरता प्रदान करने के लिए सोना कठोर बना। जो सोना होता है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कैरेट सोना जो आभूषण बनाने के लिए, जो आभूषण हम बनाते हैं, आभूषण बनाने के लिए हम 15 से लेके 18 कैरेट तक का सोना प्रयोग करते हैं। और आभूषण को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। तांबा या सिल्वर का प्रयोग किया जा सकता है। तांबा या सिल्वर मिलाया जाता है। ठीक, और ये कह सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि 18 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का आभूषण जो बना है, 18 कैरेट का आभूषण है, 18 कैरेट का आभूषण है, 18 कैरेट का आभूषण है। तो उसमें बताया गया है कि सोना की मात्रा कितनी होगी? सोना की मात्रा कितनी होगी? अब मिलाए गए धातु की मात्रा कितनी होगी? मिलाए गए धातु की मात्रा कितनी होगी? तो कह सकते हैं 18 बटा कितना हो गया? सोना 24 कैरेट का गुणे 100 कितने % होगा? अब देखिए 6 त्रिक 18 हो गया, 6 चौको 24 हो गए, 4 काट दिए हो गया 25, 25 तिया 75, यानी 75% क्या होगा? सोना होगा। और आज इसमें 25% क्या हो गया? जो मिलाया गया तांबा मिलाया जा सकता है, या जस्ता मिला सकता है, या आप मिला सकते हैं चांदी मिला सकते हैं। तांबा की मात्रा जो मिलाया गया धातु, यानी मिलाया गया धातु तांबा है, तांबा की मात्रा होगी 25% हो गई। ये हो गया 75% हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी पूछा जाता है अम्लराज से। अम्लराज क्या भैया? अम्लराज से क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लराज। ये अम्लराज क्या है? अम्लराज क्या होता है? अम्लराज क्या है? अम्लराज क्या है? जो ना HCl और HNO3 का मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें रेशियो होता है 3:1 का, जिसमें रेशियो होता है 3:1 का। अम्लराज यानी सोना को किसमें घोला जाता है? जो सोना होता है, सोना को जो घोला जाता है किसमें घोला जाता है? अम्लराज में। सोना को जो अम्लराज में घोला जाता है, जो अम्लराज घोला जाता है तो इसमें अनुपात होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिसमें 3:1 का अनुपात होता है। अगर 3 ग्राम HCl है तो 1 ग्राम होगा नाइट्रिक अम्ल होगा। अम्लराज में जब सोना घोलते हैं बनता है क्लोरोआरिक अम्ल। यह बनता है क्लोरोआरिक अम्ल, यह बनता है क्लोरोआरिक अम्ल बनता है। ठीक, क्लोरोआरिक अम्ल बनता है। अस्तर विषरोधी इंजेक्शन बनाने में क्लोरोआरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक, अब 15 से 18 कैरेट का प्रयोग करते हैं, आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक, अम्लराज क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें 3:1 का अनुपात होता है। सोना घोला जाता है किसमें? अम्लराज में घोला जाता है। यह हो गया क्लोरोआरिक अम्ल। एक क्वेश्चन बनता है आयरन से। ये आयरन से भी क्वेश्चन बना सकता है। आयरन यानी धातु बोल सकते हैं, लोहा, इसको बोल सकते हैं लोहा, जिसका परमाणु क्रमांक Fe है, यह 26 होता है। Fe 26 होता है। इसका लोहा में जो जंग लगता है ना, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अब देखिए लोहे का भार क्या करता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार तो बढ़ जाता है, इसमें कौन सा क्रिया होती है? तो बोलेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब जंग लग जाता है इसका भार बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे का जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो आप कह सकते हैं जल है, ठीक, वायु है,
और क्या है, नमी है। इसकी वजह से लोहे में क्या करती है, जंग लगती है। जब लोहे में जंग लगती है तो कौन सा परिवर्तन होता है, बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जब लोहे का भार बढ़ने लगता है तो जल वायु की नमी की उपस्थिति में जो क्रिया होती है बोलते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जब जंग लगती है तो किसकी जंग लगती है, फेरसोफेरिक क्लोराइड की, फेरसोफेरिक क्लोराइड की जंग लग जाती है, जो परत जम जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक। और सबसे अच्छा लोहा जो कौन सा होता है पूछा जाएगा, सबसे अच्छा लोहा कौन सा है, सबसे अच्छा लोहा होता है पिटवा लोहा। ठीक। सबसे अच्छा लोहा जो होता है पिटवा लोहा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और जो सबसे लो क्वालिटी का लोहा होता है उसको बोलते हैं ढलवा लोहा होता है। ये ढलवा लोहा होता है। ठीक। ढलवा लोहे से ही पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है। पूछा जाता है आयरन के मुख्य इसके कौन है, आयरन के जो मुख्य है इसके मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, हेमेटाइट है, हेमेटाइट भी है, हेमेटाइट है। ठीक। और सीडेराइट भी है, ये हो गया सीडेराइट है। कापर पायराइट है, आयरन पायराइट्स भी है। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना यानी झूठा सोना भी कहा जाता है। ये जो आयरन के मुख्य अयस्क हैं। इसमें बनता है जो लोहा होता है, 3 प्रकार का होता है। पिटवा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया। सबसे निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा है। सबसे उच्च कोटि का लोहा जो है पिटवा लोहा है। एक होता है इस्पात, इसे बोला जाता है स्टील, इसे बोला जाता है स्टील बोला जाता है। ये जो आयरन है और प्लस कार्बन की मिश्र धातु होती हैं, उसे बोला जाता है स्टील, यानी बोला जाता है कि इस्पात बोला जाता है। स्टील जो है ना किसकी मिश्र धातु है, तो आप बोलेंगे आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। एक बनता है स्टेनलेस स्टील, एक बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, अब प्लस मैग्नीज होता है, अब प्लस निकेल होता है। या एग्जाम में दे सकता है कि कार्बन होता है, प्लस कार्बन होता है, प्लस क्रोमियम या मैग्नीज दे सकता है, और प्लस हो जाएगा निकेल का प्रयोग हम करते हैं स्टेनलेस स्टील यानी ब्लेड बनाने में। ठीक। ब्लेड बनाने में, बर्तन बनाने में हम प्रयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस इस्पात का प्रयोग करते हैं। अगर हम पारा की बात करें, जो पारा है मरकरी है। पारा का प्रयोग कहाँ प्रयोग करते हैं, पारा का इसका जो मुख्य है इसको माना जाता है सिनेबार है। इसका मुख्य है इसका जो है सिनेबार है, पारा है। पारा अतिशीतित द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अतिशीतित द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिशीतित द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी, पारा है। अगर पूछा गया अधातुओं में कौन है, अगर अधातुओं में पूछा गया कौन सी है तो बताइएगा ब्रोमीन है। ब्रोमीन अतिशीतित द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, अधातु है। और अतिशीतित द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, पारा है, जिसको बोलते हैं मरकरी, जिसको बोलते हैं मरकरी है। क्या है, मरकरी है। पारा का मुख्य है इसका क्या है, सिनेबार है। पारा क्या करता है, धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। यह बनाता है अमलगम, यह अमलगम बनाता है, यानी इसको बर्तन को गला देता है। इसलिए पारा को जो रखा जाता है, यह रखा जाता है लोहे के बर्तन में। पारा को रखा जाता है लोहे के बर्तन रखा जाता है, क्योंकि लोहे के बर्तन के साथ कोई रासायनिक रिएक्शन नहीं करता है। और जो ट्यूबलाइट होता है, जो ट्यूबलाइट है, जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में हम पारे की वाष्प, ये जो पारे की वाष्प है, पारे की वाष्प के साथ आर्गन या नियान गैस का प्रयोग करते हैं। आर्गन का प्रयोग करिए या नियान गैस का प्रयोग करिए या कोई अक्री गैस का प्रयोग करिए, तो पारे की वाष्प के साथ आर्गन या नियान गैस पूछा जाएगा एग्जाम में है। ठीक। जैसे कुछ मिश्र धातुएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मिश्र धातु पूछी जाती है तो पूछा जाए तो अभी भले ये Cu हो गया प्लस Zn हो गया, इसको बोलते हैं पीतल, इसको बोलेंगे ये पीतल भैया। ये क्या है, पीतल है, यानी इसको बोल गया पीतल है, ये पीतल हो गई। यानी कि कॉपर प्लस जिंक है, तांबा प्लस जस्ता, अगर Cu प्लस Zn कर दें, ठीक, आप प्लस निकिल जोड़ दें, इसको बोला जाएगा जर्मन सिल्वर या निकिल सिल्वर बोला जाएगा। इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं है, सिल्वर की मात्रा क्या होगी, शून्य होगी। यानी कह सकते हैं जर्मन सिल्वर या निकिल सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, शून्य होती है। इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, इसलिए इसका नाम दिया गया है निकिल सिल्वर भी नाम दिया गया है। इसका नाम दिया गया निकिल सिल्वर या इसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर। ये किसकी मिश्र धातु है, ये सिल्वर की मिश्र धातु है, यह सिल्वर की यानी Ag की मिश्र धातु है। कॉपर जस्ता प्लस निकिल यानी तांबा जस्ता और निकिल, इसमें सिल्वर की मात्रा क्या होती है, शून्य होती है। तो अब निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा शून्य होती है। यह हो गया AgNO3, AgNO3, इसको बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। यह है सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट पर क्या होता है, चुनाव के समय, ये चुनाव के समय जो मतदाता के उंगली में निशान लगाए जाने वाली जो स्याही होती है,
हम उसमें प्रयोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, जो चर्म रोगी होते हैं उनको चमड़े को हटाने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम ZnCO3 की बात करें, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट चर्म रोग की जो दवा बनती है, चर्म रोग की दवा, जो चर्म रोग की दवा बनती है वो किसकी बनती है, जिंक कार्बोनेट की बनती है। और जिंक फास्फाइड की बात करें, ZnP जिंक फास्फाइड की बात करें तो जिंक फास्फाइड क्या होता है, ये चूहे के लिए विष है। ये जिंक फास्फाइड यानी कि जिंक फास्फाइड है, यह कैल्शियम साइनाइड जो होता है, ये जहरीले पदार्थ होते हैं। चूहे के लिए रोडेंटिसाइड यानी चूहे के लिए विष होता है जिंक फास्फाइड है।